सो आपके Excuse me, पास sir. यस Sorry to intrude, sir. Sir, can I just say something? यस Yes, sir. I just wanted to request the CR, like if there is any group, if they could, put the invite link in the chat box. I'm not in a group yet, and I'm missing out on announcements. ओके So, ओके or I could just put my number. यस सो प्लीज शेयर दिस CR number in the chat box. Also you can form a WhatsApp group among yourself. चैट में कोई CR का नंबर शेयर कर दे, ठीक है। सो इन केस जिसको नहीं, अगर आपको नहीं मिलता चैट में तो आप मेरे से लेक्चर के बाद ले लेना, ठीक है। मेरा नंबर Yes, sir. होगा Thank आपके you so much. पास तो आप मेरे से ले लेना। क्लियर? सो now what is a bootstrap program? So yes, what do you mean by booting? Yes, anybody? What do you mean by booting? Yes, any guesses कि बूटिंग क्या होगी? आप कहती हो कि ऑपरेटिंग सिस्टम को लोड करना। ऑपरेटिंग सिस्टम को लोड करना, ठीक है। आप थोड़ा सा ज्यादा टेक्निक, नॉर्मल में बूटिंग का मतलब क्या करते हो? आप कहते हो सिस्टम को रीबूट कर दो। तो बेसिकली व्हाट यू वांट टू डू इज यू वांट टू रीस्टार्ट द सिस्टम। अब रीस्टार्ट करोगे तो जैसे अभी इन्होंने बताया कि बिल्कुल सही है कि आप सिस्टम को रीबूट कर रहे हो। तो सबसे पहले इसका नेम बूटिंग या बूट्स ये कहां से आया? ये आया है काउबॉय से, फ्रॉम यूएसए। जब भी काउबॉयज को कहीं बाहर जाना होता था, दे हैव टू बूट अप, ठीक है। तो कई जगह यहाँ पे बूट स्ट्रैप के जो बूट स्ट्रैप्स जो सबसे एट दी, जैसी आप सिस्टम को ऑन करोगे तो आपके पास सबसे पहले प्रोग्राम जाएगा, डेट विल बी बूट अप प्रोग्राम या बूट स्ट्रैप प्रोग्राम, जो भी आप कहना चाहो, ठीक है। तो ये बूट स्ट्रैप प्रोग्राम कहाँ पे होगा? आपका रोम में। रोम का सिर्फ यही पर्पज है कि इसमें लोडिंग के टाइम पर आपके पास ऑपरेटिंग सिस्टम तो होता नहीं। लेट मी एक्सप्लेन। आपने जैसे सिस्टम को ऑन किया, यस, आपका ऑपरेटिंग सिस्टम कहां पर पड़ा है अभी? एनीबडी? अभी आप जब विंडोज इंस्टॉल करते हो तो कहां पर आप मेनली विंडोज को रखते हो? सर हार्ड डिस्क ड्राइव। हार्ड डिस्क में। मोस्टली सभी की सी ड्राइव में विंडोज होगी। तो उस आपका फोल्डर देखोगे उसका, तो विंडोज ने मोर देन 10 GB स्पेस ली होती है, ठीक है। तो जो अगर विंडोज 10 की करो तो ये इससे भी ज्यादा लेती है। तो अब आपके पास विंडोज तो पड़ी है हार्ड डिस्क ड्राइव में, या ओएस आपका पड़ा है हार्ड डिस्क ड्राइव में। तो आपने सिस्टम को बूट किया तो सबसे पहले आपके पास कौन सी स्क्रीन खुलती है, ओपन होती है? यस, आपको ऑप्शन होती है कि आप बायोस स्क्रीन में जा सकते हो। बायोस स्टैंड्स फॉर बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम। अब कैसे है आपका ये? अब प्रोसेस क्या होगा? आपने पावर ऑन किया सिस्टम, सिस्टम जैसे ही पावर ऑन किया तो रैम आपकी है अभी एम्प्टी। क्या रैम में ऑपरेटिंग सिस्टम है? नहीं। इसमें सेट ऑफ इंटरप्ट्स हैं, इंटरप्ट सर्विस रूटीन्स हैं। ये क्या होते हैं ये मैं बाद में बताऊंगा, ये थोड़ा सा थ्योरेटिकल पोर्शन है, तो मैं एक लेक्चर इसके लिए अलग शेड्यूल करूंगा कि इंटरप्ट्स क्या हैं, व्हाट आर इंटरप्ट्स, व्हाट आर इंटरप्ट सर्विस रूटीन्स, व्हाट आर डीएमएस, दिस सॉर्ट ऑफ थिंग्स। बट उससे पहले हमारे लिए इंटरेस्टिंग है कि हम
जैसे ही सिस्टम को हमने ऑन किया उसके बाद क्या कुछ ऑपरेशंस होंगे। रैम में क्या होगा, कुछ सेट ऑफ इंटरप्ट्स हैं आपके जो पहले से ही प्रीलोडेड होंगे, हमेशा ऑन करते हुए है, लेकिन और रैम में ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है। तो जैसे ही आप सिस्टम ऑन करते हो तो यहां से सीपीयू को इंटरप्ट जाएगा। इंटरप्ट जाएगा कि बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम जो ईपी रोम या रोम में पड़ा है वो लोड कर दिया जाए। कहां पर? रैम में। वो लोड कर दिया जाए रैम में। अब जैसे ही आपने ये इंस्ट्रक्शन दिया तो बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम कहां पर लोड हो गया? रैम में। तो अब जैसी बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम लोड हुआ, ये अपना चलने लग गया। आपके लैपटॉप पे ऑप्शन होती है कि आप बायोस मोड में जा सकते हो, होती है ना, किसी के F2 की ऑप्शन होती है, किसी के F10 की होती है, किसी के लैपटॉप में F11 की होती है। जब आप बूट करते हो अपना सिस्टम तो अगर आप इन कीज को डिपेंडिंग अपॉन योर लैपटॉप आप अगर प्रेस करोगे तो आप बायोस मोड में जा सकते हो। यस, आजकल बायोस की जगह क्या आ गया है? एनीबडी? बायोस पुराना था, आजकल क्या चल रहा है बायोस की जगह? किसी को अगर मालूम हो? एनीबडी, एनी गेसेस? चलो ये खुद ढूंढ के लेकर आना, नेक्स्ट लेक्चर में हम इसको डिस्कस करेंगे। बायोस तो आजकल आपका यूईएफआई, यूनिफाइड यस सिक्योर बोर्ड होता है। यस, यूईएफआई। तो ये आपका बेसिकली आजकल है। तो चलो ये तो बात होगी आपकी इसकी। अब आते हैं, वेट अ मिनट, मैं लैपटॉप को चार्जिंग पे लगा लूं। सो अब आपके पास ये जो बायोस है, अब बायोस ने आपका क्या काम करना है, हार्ड डिस्क ड्राइव में आपके पास ऑपरेटिंग सिस्टम है। अब जो ऑपरेटिंग सिस्टम जो लोड होने वाला है, तो बूटस्ट्रैप प्रोग्राम ने क्या करना है कि इसके ऊपर एक खास सेक्टर है, दैट इज कॉल्ड MBR। MBR स्टैंड्स फॉर मास्टर बूट रिकॉर्ड। अब आपके पास जो सेक्टर 0 होगा, लगा लो हार्ड डिस्क का, उसमें क्या आपके पास लोडेड है? मास्टर बूट रिकॉर्ड। अब इसमें सारी वो इंफॉर्मेशन है कि आपका ऑपरेटिंग सिस्टम कहाँ पर पड़ रहा है, ये वो उसको कैसे लोड करना है। या जो बेसिक सबसे पहला आप ये मान लो कि बेसिक सबसे पहला जो लोड होगा डेट विल बी MBR। तो अब MBR को आपने क्या करना है, ये बूटस्ट्रैप प्रोग्राम जैसे ही चला तो हार्ड डिस्क के पास गया इसने, तो अब ये MBR से ऑपरेटिंग सिस्टम आपका रैम में लोड होगा। तो इस तरह से क्या हो गया आपका, उसके बाद रैम में ऑपरेटिंग सिस्टम आ गया। लेकिन जैसे ही पावर ऑन करते हो तो क्या होगा, एक सबसे पहले कंट्रोल किसके पास जाएगा? CPU के पास इंटरप्ट जाएगा। CPU फिर रैम में बायोस के लिए बोलेगा। तो रैम के वे तो बायोस है नहीं, वो ईपी रोम से बायोस प्रोग्राम आपका चलेगा और वो बायोस प्रोग्राम से आप मास्टर बूट रिकॉर्ड को आगे रैम में क्या करोगे, अपलोड करोगे। तो इस तरह से आपका जो ऑपरेटिंग सिस्टम है वो कहां पर आ गया, रैम में। क्लियर? आपने देखा होगा कि रैम तो होती है आपकी 4 GB या 8 GB, लेकिन ऑपरेटिंग सिस्टम की जो सिस्टम फाइल्स हैं वो मोर देन 10 GB होंगी।
तो इसलिए हमेशा सारी इंफॉर्मेशन ऑपरेटिंग सिस्टम की रैम में लोड नहीं की जाती, जो रिक्वायर्ड है, जो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, वही अपलोड की जाती है। ठीक है, तो अगर मेरे सिस्टम में कोई भी प्रोग्राम नहीं चल रहा, फिर भी 3 GB के करीब रैम आपकी ऑक्यूपाइड होती, वो किसने की है? जो एसेंशियल सर्विसेज ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम हमेशा रैम में रहेंगी, वो उसके लिए आपकी स्पेस ऑक्यूपाइड होगी। तो इसमें किसी को कोई डाउट हो? एनी डाउट? नो सर। ओके, अब इसमें एक और ऑपरेशन इंपॉर्टेंट है, दैट इज कॉल्ड पोस्ट। पोस्ट मीन्स पावर ऑन सेल्फ टेस्ट। जैसे ही आपका अभी बायोस प्रोग्राम चलना है, उससे पहले आप एक काम करते हो कि अगर आपने डेस्कटॉप कंप्यूटर्स पर देखा होगा, जो कीबोर्ड्स में वो उनके पास इंडिकेटर्स लगे हैं या लाइट्स लगी हैं, वो ब्लिंक करती हैं एक बार। वो किस लिए करती हैं कि जैसी पावर ऑन की आपने, तो आप सारी डिवाइसेस चेक होती हैं कि वेदर दे आर वर्किंग फाइन और नॉट। In case they are not working fine, an error message can come. Clear? पावर ऑन सेल्फ टेस्ट का मतलब क्या है? कि सारी डिवाइसेस चेक होती हैं कि वेदर दे आर वर्किंग फाइन और नॉट। यस, एनी डाउट इन दिस? अब यहां पर देखो, एक टर्म लिखी है, लोड्स ऑपरेटिंग सिस्टम कर्नल। सो व्हाट डू यू मीन बाय कर्नल? एक एसेंशियल प्रोग्राम है जो हर टाइम चलेगा और जो एक बेसिक इंटरफेसिंग प्रोवाइड करता है बिटवीन एप्लीकेशन प्रोग्राम एंड हार्डवेयर। ये तो कुछ अभी इस टाइम नहीं हम डिस्कस करेंगे इनको, ये जो इंटरप्ट्स वगैरह हैं ये हम एक लेक्चर इसके बाद में लगाएंगे। इसको पहले डिस्कस करते हैं, दैट इज कॉल्ड मेमोरी हियरार्की। अब आपके पास मेमोरी हियरार्की क्या है कि डेटा पहले कहां पे स्टोर होगा। तो अभी आप ये लगा लो कि यही इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। ये क्यों इंपॉर्टेंट है? सपोज करो आपके पास रजिस्टर्स कहाँ होंगे? यह सभी ने सी प्रोग्रामिंग पढ़ी होगी। रजिस्टर्स कहाँ पर होते हैं? यस, एनीबडी? आप वहां पे डिक्लेयर करते हो ना रजिस्टर वेरिएबल, दैट इज अ रिक्वेस्ट दैट, होते हैं। यस, सीपीयू के पास रजिस्टर्स होते हैं। उसके बाद होती है आपकी कैशे मेमोरी। कैशे मेमोरी के डिफरेंट लेवल्स पॉसिबल हैं, L1, L2, L3, L4। ठीक है, ये ऐसे डिफरेंट लेवल्स हैं। फिर होती है मेन मेमोरी मींस रैम। ये दोनों मतलब ये हार्ड डिस्क को रिप्रेजेंट करते हैं। क्लियर? अभी हम इसको इग्नोर करते हैं क्योंकि ये तो ऑप्शनल है, अगर हैं तो ठीक है, नहीं है तो कोई बात नहीं। तो अब आपके पास जो मेन मेमोरी हियरार्की है, सबसे पहले आ गया आपका रजिस्टर्स, फिर आ गई आपकी कैशे, फिर आ गई आपकी रैम, फिर आ गई आपकी हार्ड डिस्क ड्राइव। तो सीपीयू को कोई इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट करनी है, वो सबसे पहले चेक करेगा रजिस्टर्स में। तो ये जो रजिस्टर्स का टाइम है ये क्या होगा? नेग्लिजिबल। फिर उसके बाद वो कहाँ चेक करेगा? कैशे मेमोरी में। क्लियर? अब कैशे मेमोरी भी फास्ट है। कैशे मेमोरी में रजिस्टर्स में तो बहुत कौन सी डेटा होगा जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और जो फ्रीक्वेंटली यूज होता है, वही रजिस्टर्स में स्टोर होगा। लेकिन प्रॉब्लम क्या है
कि जो रजिस्टर्स हैं उनके पास जो मेमोरी स्पेस है वो बहुत ज़्यादा कम होती है। ठीक है, ये तो एमबीज में ही डेटा बड़ी मुश्किल से स्टोर करते हैं, कई बार तो केबीज ही आजकल में डेटा आपके पास आ सकता है। तो फिर उसके बाद आती है कैशे। कैशे मेमोरी में क्या होगा आपके पास? कैशे मेमोरी में भी जो ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं वो स्टोर होंगी। तो ये इसकी कैशे मेमोरी का साइज एमबीज में होगा, कुछ एमबी की आपके पास कैशे मेमोरी है। रैम, रैम आजकल आपके पास 8 GB 16 GB चल रही है नॉर्मल पीसी के लिए। ठीक है, तो जीबीज में रैम का साइज। हार्ड डिस्क ड्राइव आपकी टेराबाइट्स में तक पहुंच गई है। तो ये तो हो गया आपका ये। अब अगर आप मेमोरी हिरार्की में नीचे जाओगे ऐसे, तो कॉस्ट आपकी डिक्रीज हो रही है। कॉस्ट ऑफ that memory is decreasing but memory capacity is increasing। कि हार्ड डिस्क ड्राइव की मेमोरी सबसे ज्यादा होगी, उससे कम रैम की, उससे कम कैशे की, और सबसे कम रजिस्टर्स की। तो यहां तक किसी को कोई डाउट हो? अब बात है कि सीपीयू को जब इंस्ट्रक्शन कोई फेच करनी है तो वो सबसे पहले किसको चेक करेगा? वो सबसे पहले चेक करेगा रजिस्टर्स को, देन कैशे को, देन मेन मेमोरी को, एंड देन हार्ड डिस्क ड्राइव को। मान लो उसको कैशे में मिल गई मेमोरी, तो उसको आगे तो एक्सेस करने की जरूरत नहीं, इंस्ट्रक्शन आपकी कैशे में पड़ी है तो वो सीपीयू वहीं से प्रोसेस कर लेगा। अगर रैम में मिल गई तो वहीं से एक्सेस कर लेगा। अच्छा ये बताओ कि अगर आपकी इंस्ट्रक्शन जो इसने फेच करनी है वो तो पड़ी है आपकी रैम में, ठीक है, तो क्या वो पहले कैशे को चेक करेगा? यस और नो में बताओ। यस सर। कैशे को वो पहले चेक करेगा। जब कैशे मेमोरी में उसको नहीं मिला तो हम बोलेंगे कि दैट इज अ मिस। तो वो मिस है कैशे के हिसाब से। अगर मिल जाए तो दैट इज अ हिट। ठीक है, अगर मिल जाए तो दैट इज अ हिट, अगर ना मिले तो दैट इज अ मिस। क्लियर? तो अब इसके बेस पर हम एक न्यूमेरिकल करेंगे। ये जो मेमोरी हिरार्की है, इस कॉन्सेप्ट को समझने के लिए भी हम एक न्यूमेरिकल करेंगे। पहले यहां तक किसी को जो डाउट हो अगर जो मैंने पढ़ाया है? एनी डाउट्स? नो डाउट। चलो आप बात करते हैं न्यूमेरिकल की। सपोज करो suppose a system has negligible time access for registers it takes 5 nanoseconds to access cache and 100 nanoseconds, इसको 10 कर लो, चलो 5 में हम रखते नहीं टू मेक द कैलकुलेशंस इजी, and 100 nanoseconds to access RAM, while it takes 5 microseconds, या 10 कर लो इसको भी, while it takes 10 microseconds to access hard disk drive
cache has hit ratio of 80% and RAM has hit ratio of, या hit rate कह लो चाहे hit ratio कह लो, 90%, और हार्ड डिस्क की तो 100% होगी। और इसमें इग्नोर हिट रेशो ऑफ रजिस्टर्स, मतलब आपके पास बेसिकली 3 लेवल का ही हिरार्की है। सबसे पहले है कैशे, फिर है रैम एंड फिर है हार्ड डिस्क ड्राइव। क्लियर? अब आपको कैलकुलेट क्या करना है? कैलकुलेट द एवरेज और इफेक्टिव एक्सेस टाइम के एवरेज एक्सेस टाइम या इफेक्टिव एक्सेस टाइम इसमें कितना होगा। अब इस प्रॉब्लम को हम पहले प्रॉब्लम को समझते हैं, फिर इसके बाद करते हैं। कैशे की हिट रेशियो कितनी है? 80%, मतलब 80% ऑफ द टाइम कैशे में वो डेटा मिलेगा। रैम की कितनी है? 90%, मतलब 90% ऑफ द टाइम डेटा रैम में मिलेगा और 100% ऑफ द टाइम डेटा हार्ड डिस्क ड्राइव में रहेगा। अच्छा, मुझे ये बताओ कि जो डेटा कैशे मेमोरी में है वो रैम में होगा या नहीं? एनीबडी? यस सर। वो तो ऑब्वियस बात है ना कि रैम से ही कैशे में वो हुआ है, ठीक है, तो वहां पर होगा ही होगा। क्लियर? तो अब यहां पर 80% चांस है कि हमारे पास जो डेटा हमने चाहिए वो कहाँ मिलेगा? कैशे में। और 20% चांस है कि कैशे में नहीं मिलेगा। तो इस चीज को हम कैसे लिख सकते हैं? 0.8 मल्टीप्लाई बाय इसका इफेक्टिव, इसका एक्सेस टाइम कितना है? 10 नैनोसेकेंड्स। इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं, ये मेरे पास कैशे हिट, जब कैशे में हमें डेटा मिल गया। क्लियर? 0.2 जब कैशे में डेटा नहीं मिला। तो अगर 20% चांस है कि कैशे में नहीं मिलेगा तो वो कहाँ मिलेगा? या तो रैम में मिलेगा या हार्ड डिस्क ड्राइव में मिलेगा। क्लियर? ये समझ में आया? रजिस्ट्री में नहीं मिल सकता? किसमें? रजिस्ट्री में। रजिस्टर्स में वो तो हमने इसमें कह दिया कि ये इग्नोर है, और अगर मिलता वो कैशे से पहले मिलता, फिर वो जो रजिस्टर्स में होता वो कैशे में भी होता ही होता। समझे क्या नहीं समझे? हमने रजिस्टर्स को इग्नोर किया है, यहाँ मैंने यही बताया कि यहाँ हमारे पास जैसे इसमें हम हार्ड डिस्क और रैम लगाते हैं, हम्म, तो जो एक्सटर्नल डिवाइसेस कनेक्ट होते हैं तो उसमें भी यूज हो सकता है कभी। अगर आपकी एक्सटर्नल हार्ड डिस्क ड्राइव में है तो उसका भी आप सेकेंडरी की तरह तो यूज करती हो ना? अच्छा। करती हो तो उसमें लेट अस सपोज आपके पास एग्जीक्यूटेबल गेम है, ठीक है, उसकी .exe पड़ी है आपके पास एक्सटर्नल हार्ड डिस्क ड्राइव में। जब उस पर डबल क्लिक करते हो क्या वो चलेगा? नहीं चलेगा। वो भी क्यों नहीं चलेगा? तो रैम में पहले लोड होगा फिर चलेगा वो। क्लियर? तो फिर जो रजिस्टर्स और कैशे होते हैं वो रैम के पार्ट होते हैं या एचडीडी के? नहीं, एचडीडी के तो पार्ट ही नहीं, ना ही रैम के पार्ट हैं वो अलग से डलती है मेमोरी। आजकल तो जो कैशे भी है वो सीपीयू चिप के साथ ही एम्बेड होकर आने लगी है, जो नई टेक्नोलॉजी है। ओके, ठीक है ना? आप अगर इसको थोड़ा सा अपना सर्च करोगे तो आपको मालूम चल जाएगा कि लेकिन वो आजकल तो एसएसडी में के अंदर भी हल्की सी रैम होती है। कैसे। एसएसडी के अंदर एसएसडी तो यार बिल्कुल नई टेक्नोलॉजी है। उसके तो ये पहली बात है कि जो एसएसडी है वो जैसे हम बोलते हैं कि
डाउन द मेमोरी लेन के आपके पास वो सस्ती होगी और ये होगा, वो थोड़ी सी कॉस्टली है और उसमें स्पीड क्या है, फास्ट है। तो वो बिल्कुल अलग टेक्नोलॉजी है, तो हम उसको इस सब्जेक्ट में कैटर नहीं करेंगे क्योंकि वो बिल्कुल नई है अभी के लिए, अभी चल रही है, लेकिन आपके पहली बात तो है कि आपके सिलेबस में नहीं है। दूसरी बात, उसमें जो टेक्नोलॉजी है वो हार्ड डिस्क ड्राइव, जो आपकी नॉर्मल हार्ड डिस्क ड्राइव है, उससे काफी चेंज है। क्यों चेंज है? आपके पास जो सिस्टम है वो बहुत फास्ट हो जाता है। अब अगर फास्ट हुआ है तो वो कैसे हुआ है, उसका जो हार्डवेयर है वो बिल्कुल डिफरेंट है किसके कंपैरिजन में, जो ट्रेडिशनल हार्ड डिस्क ड्राइव आती थी। क्लियर? लेकिन हम इस सब्जेक्ट में उसको कैटर नहीं करेंगे। क्लियर? हाँ, वो आपकी बात बिल्कुल सही है कि एसएसडी में आने से आपके पास सिस्टम फास्ट हो गया है, लेकिन फिर भी वो क्या वो रैम से फास्ट है? मेरा क्वेश्चन है। नहीं, रैम से तो नहीं फास्ट है वो, तो वैसे फास्ट होगी है, लेकिन हिरार्की में वो फिर भी रैम के बाद ही आएगी। यस, और किसी को कोई डाउट हो? सर बट 12 MB को 8 GB से ज्यादा फास्ट होनी चाहिए। कैसे? अगर मैं जो कैशे है वो 12 MB का है हाँ और रैम 8 GB का है, तो वो 12 MB वाले को तेज नहीं होना चाहिए? हाँ, 12 MB वाला तो फास्ट ही होगा। मैंने कब बोला? कैशे मेमोरी तो हमेशा ही फास्ट होगी रैम से। तभी तो ये देखो ना, ये सीपीयू है, यहाँ पर रजिस्टर्स हैं, फिर यहाँ पे कैशे आ गई, आजकल ये एम्बेड होकर आने लगी, फिर इसके बाद रैम आ गई, फिर हार्ड डिस्क ड्राइव आ गई। तो ये वाला क्या होगा, सबसे फास्टर इसमें रजिस्टर्स होंगे, उसके बाद कैशे होगा, उसके बाद रैम होगी, उसके बाद हार्ड डिस्क ड्राइव होगी। तो आपका पॉइंट क्या है? वहां पर नैनो सेकंड्स की बात है और हार्ड डिस्क ड्राइव किस में है? माइक्रो सेकंड। समझ गए? यस। तो अगर आप उसको सेकंड्स में कन्वर्ट करोगे तो वहीं पर बात आपको क्लियर हो जाएगी। चलो एनीवेज, ये 80% चांस थे कहां पर मिलने के? कैशे में मिलने के, और 20% चांस है कि कैशे में ना मिले। ये समझ में आया इसको 0.8 क्यों लिखा? 80 डिवाइड बाय 100। ये 0.2 क्यों लिखा? परसेंटेज में था, 20 डिवाइड बाय 100। क्लियर? अब बताओ भी यहां पर क्या लिखूंगा? 20% चांस है कि वो कैशे में ना मिले। उस 20% में 90% चांस है कि वो रैम में मिल जाए। तो इसके अंदर मैंने ऐसे लिखा, और यहां पर क्या लिखूंगा? यस, कोई बताओ। 100 यहां पर 100 नैनो सेकंड, nanoseconds. और यहां पर क्या लिखूंगा? अब जो रिमेनिंग रैम में आपके पास कितने परसेंट चांस थे? 90% चांस थे मिलने के। जो रिमेनिंग रह गए वो कहां रह गए? हार्ड डिस्क ड्राइव में। ऐसे ही आएगा ना, ये रैम का हिट है, ये रैम का मिस, और यहां कितना है? कितना टाइम लिखा है? 10 माइक्रो सेकेंड्स। तो 10 माइक्रो सेकेंड्स को नैनो सेकेंड्स में कन्वर्ट करने के लिए 10 इंटू 10 इंटू 3 कर लिया। ऐसे ही होगा ना? 1 माइक्रो सेकेंड इज इक्वल टू 10 रेज टू पावर 3 नैनो सेकेंड्स। माइक्रो कितना होता है? 10 रेज टू पावर 6,
नैनो कितना होता है 10⁻⁹ क्लियर। अब इसमें एक फॉल्ट है, कोई मुझे बताएगा क्या? जब हम रैम को हिट करने की बात कर रहे हैं या हार्ड डिस्क को हिट करने की बात कर रहे हैं, तब हमने कैशे वाला टाइम तो यहाँ इग्नोर ही कर दिया। तो यहां पर क्या लिखूंगा मैं इस .2 के आगे, जितना कैशे को टाइम लगा था, कितना 10 + 0.9। या अब मतलब कि अगर यहां पर पहुंच गए तो कैशे का एक्सेस टाइम तो आपको लेना ही पड़ेगा, क्योंकि सबसे पहले किसको चेक करेगा, कैशे को। ये वाला पॉइंट समझ में आया? ये वाला यहाँ पॉइंट बताना फिर से। हाँ हाँ, ये देखो मैंने स्टार्टिंग में क्या बताया था कि अगर कोई डेटा कैशे में आपको नहीं मिलता, सीधा रैम में मिलेगा, तो क्या पहले कैशे चेक होगा? होगा, बिल्कुल होगा। तो उसको एक बार एक्सेस तो किया ना सिस्टम ने, तो उसका टाइम हमने यहां पर लिख दिया। ओके सर। तो यहां पर क्या लिखूंगा, रैम को एक्सेस करने का टाइम, दैट इज 100। कैशे वाला टाइम तो बाहर ही सबसे पहले ही हमने लिख दिया मिस के साथ ही, तो यहां हमने रैम को एक्सेस किया। और अगर रैम में नहीं भी है तो भी रैम एक बार एक्सेस होगी, तो आपका ये बन गया। तो ये बन गया आपका इफेक्टिव या एवरेज एक्सेस टाइम। तो ये न्यूमेरिकल क्या रिप्रेजेंट करता है, इसके यूनिट्स क्या होंगे, नैनो सेकेंड्स। हमने नैनो सेकेंड्स में कन्वर्ट किया है। इसमें किसी को डाउट हो तो पूछो। डाउट होना चाहिए मेरे हिसाब से, पहली बार में ये क्लियर नहीं होता, तो प्लीज अगर किसी को डाउट है वो शर्माए ना। यस, कोई डाउट नहीं। ये क्लियर है कि यहां पर 10 कैसे आया, और ये क्लियर है कि यहां पर 100 कैसे आया। अगर ये क्लियर है तो आपको क्लियर होगा, अगर नहीं क्लियर तो फिर आप मेरे से पूछ सकते हो। सर एक और बनाना। हम्म। अब बात क्या है, इसको मैं आपके पास हार्ड डिस्क ड्राइव है, फिर आपके पास रैम है, फिर कैशे है, और ये सीपीयू। अब कोई इंस्ट्रक्शन सीपीयू को चाहिए थी, 80% चांस है वो कैशे में मिल जाए। तो हमने क्या किया था उस केस में, 0.8 इंटू जितना इसका एक्सेस टाइम था वो लिख दिया था। आप इसको समझने के लिए ऐसे कर लो, 0.8 इंटू 10 के ये आपने इसका किसका चांस है, कैशे हिट का, जब आपको कैशे में ही वो इंस्ट्रक्शन मिल गई। लेकिन सपोज करो कैशे में वो अवेलेबल नहीं है, तो उसके कितने % चांस हैं, 80% वहां मिलने के हैं, तो 20% क्या हो गए, ना मिलने के। अब इस 20% के लिए जब कैशे में डेटा नहीं है, या रैम में है या हार्ड डिस्क ड्राइव में है, क्या कैशे को तब भी एक्सेस करेगा सीपीयू? बिल्कुल करेगा, एक बार चेक करने के लिए कि वेदर डेटा इज प्रेजेंट देयर और नॉट। तो यहां पर मैं क्या लिखूंगा, उस एक्सेस टाइम को मैंने यहां पर लिख लिया। अब उसके बाद ये जो 20% रिमेनिंग चांसेस थे, रैम में मिलने के कितने चांसेस थे, 90%। तो मैंने, और रैम का एक्सेस टाइम कितना था, ये हो गया आपका रैम में मिलने का। अब डेटा रैम में भी नहीं है, हार्ड डिस्क ड्राइव में है, तो क्या रैम को एक्सेस करना पड़ेगा? बिल्कुल करना पड़ेगा। तो हार्ड डिस्क ड्राइव में कितना % चांस है कि आपको एक्सेस कर लोगे आप, इसका 0.1, क्योंकि 90% तो इसका इसमें था और 0.1 आपका इसमें, तो इसको 0.1, फिर रैम का एक्सेस टाइम प्लस हार्ड डिस्क का एक्सेस टाइम, ये ऐसे बन गया है। तो ये क्या हो गया, रैम मिस।
क्लियर है या नहीं? किसी को डाउट हो? सर 0.1 वाले में हम 10 नैनोसेकंड्स नहीं लेंगे? यहाँ 0.1 ये Yes, sir, इसके इसके लिए तो 10 सेकेंड्स हमने यही कंसीडर कर लिए, स्टार्टिंग में सर, कंसीडर। इसको वो अगर तो देखो, अगर इसको यहाँ कंसीडर नहीं करना आपने, आप इसको ऐसे ले लो। नहीं नहीं, इसको ऐसे नहीं ले पाओगे, उसका रीजन है वो, मैं इसका वो तरीका बताऊंगा। इसको ऐसे नहीं ले पाओगे, इसको अभी के लिए ऐसे रखो। ये वाला ऐसे क्यों आया वो मैं बता देता हूँ, इसके बाद हम एक और जो आप बात कर रहे हो, देखो जो आपका है कि आपने यहाँ पर 10 क्यों नहीं ऐड किया, आपका क्वेश्चन यही था ना जिसने पूछा था। यस सर। तो उसका सुनो, आपने क्या किया, आपने पहले प्रॉब्लम रखी कि या तो डेटा कैशे में है या कैशे में नहीं है। ये सारा किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? कैशे में नहीं है। कैशे मिस को, ठीक है। अब उसका तो हमने सीधा यहीं पर पहले लगा लिया कि दोनों के केस में अगर नहीं है तो आप इसको ऐसे रिप्रेजेंट करोगे, ठीक है, क्लियर। ओके सर। अब अगर इसको आप सेकंड मेथड है, अब आपके पास यहाँ 10 लिखा था हमने बाहर, अब मैं 10 को ऐसे लिख दूं 0.9 इंटू 10 प्लस 0.1 इंटू 10, तो क्या बनेगा? ये भी 10 ही बनेगा। यस सर 10 बनेगा। तो वो मैंने यहाँ पर लिख दिया, आप ऐसे भी लिख सकते हो, ठीक है। अगर यहाँ नहीं, अगर यहाँ नहीं लिखना, इसको ऐसे लिख लो, क्योंकि आप सिर्फ परसेंटेज में ही खेल रहे हो ना, यस चाहे सर। चाहे अंदर कर लो चाहे बाहर कर लो उसको, क्लियर। ये Yes, देखो, ये न्यूमेरिकल वैसे ऑपरेटिंग सिस्टम में ऐसा नहीं आता, ये न्यूमेरिकल आपको इसलिए करवाया गया कि आप मेमोरी हिरार्की को समझ सको। इस न्यूमेरिकल से आपको ये मेमोरी हिरार्की को समझने में क्या कौन सा कॉन्सेप्ट इंपॉर्टेंट है कि अगर रैम में डेटा नहीं है, हार्ड डिस्क ड्राइव में है, तो भी पहले रैम चेक होगी, एक्सेस रैम को करना पड़ेगा, बाद में हार्ड डिस्क ड्राइव को जाएगा, सीधा हार्ड डिस्क ड्राइव को नहीं कर रहा। क्लियर, इन द केस ऑफ ट्रेडिशनल हार्ड डिस्क ड्राइव की बात कर रहा हूं, क्लियर। एनी डाउट अप टू दिस पॉइंट? No, sir. ओके, सो ये आपके पास इसका हो गया। ये स्लाइड को पढ़ के देख लो, कोई प्रॉब्लम हो। देखो, इन सब में सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है कि हमारे पास जैसे कैशे की मेमोरी क्या है, स्मॉल, तो कौन सी ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए प्रॉब्लम क्या है कि कौन सी इंस्ट्रक्शंस या डेटा आप कैशे में रखोगे। अगर ऑपरेटिंग सिस्टम आपका इतना एफिशिएंट है कि उसने जो ये डिसाइड कर लिया कि जो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है वो कैशे में आएंगी, तो आपका सिस्टम उतना एफिशिएंट बनेगा। तो लेकिन डिसाइड कौन करेगा कि कैशे में कौन डेटा जाएगा? ऑपरेटिंग सिस्टम को ये डिसाइड करना पड़ेगा, क्लियर। वही रोल है आपके ओएस का, क्लियर। अब आपके पास नेक्स्ट स्लाइड है, एक मिनट, मेरे को विजिबल नहीं है इसका टाइटल।
डायरेक्ट मेमोरी एक्सेस स्ट्रक्चर। अब इसका मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूं। अब इसमें क्या है आपके पास कि कोई भी अगर आपको इनपुट आउटपुट से मेमोरी वो सीपीयू या के पास आपको ऑपरेशंस के लिए जाना पड़ता था, तो लेट अस सपोज ये मेमोरी है। अब से जब भी हम मेमोरी कहेंगे, मेमोरी स्टैंड्स फॉर रैम। ऑपरेटिंग सिस्टम में जब भी हम मेमोरी की बात करेंगे, मेमोरी विल स्टैंड फॉर रैम। तो अब यहाँ पे प्रॉब्लम क्या है कि यहाँ पे मान लो कोई डिवाइस है, हर डिवाइस के कंट्रोलर होते हैं इनपुट आउटपुट ऑपरेशंस के लिए, ठीक है। अब डिवाइस ने अगर रैम को एक्सेस करना है तो वो थ्रू सीपीयू करता था। तो वो किसके थ्रू करता था? सीपीयू। अब डायरेक्ट मेमोरी एक्सेस किस कॉन्सेप्ट पे है कि एक बार आपकी इंस्ट्रक्शंस और डेटा मूवमेंट उसने सेट करने के बाद कि दैट डिवाइस कैन डायरेक्टली कॉन्टेक्ट विद मेन मेमोरी, दैट इज कॉल्ड रैम। तो इस प्रोसेस को आप क्या कहते हो कि उसने डायरेक्ट मेमोरी को एक्सेस कर लिया। तो इस कॉन्सेप्ट को आप बोलोगे डीएमए, डायरेक्ट मेमोरी एक्सेस। तो डायरेक्ट मेमोरी एक्सेस है क्या, ये क्लियर हुआ? व्हाट इज डायरेक्ट मेमोरी एक्सेस, ये क्लियर हुआ? यस या नो बोलो। यस सर। ओके, तो यहीं पर मैं इसको अभी के लिए छोड़ता हूं कि डीएमए हमारा ऐसे है। अब आप लोगों के लिए एक टास्क है, मैं जानता हूं कि ये लेक्चर थोड़ा बाद में होता है, आप लोगों के लिए भी थोड़ा मुश्किल होता होगा टाइम निकालने के लिए, लेकिन अभी तक हम बहुत ज्यादा स्लो चल रहे हैं। आपने शायद नोट डाउन भी किया हो कि मैं सिलेबस को अभी भाग नहीं रहा, हर उसके पॉइंट के साथ मैं एक न्यूमेरिकल करवा देता हूं ताकि आपको समझ में आ जाए। लेकिन इसका सिलेबस बहुत लेंथी है, तो हमें कभी ना कभी जैसे थ्योरेटिकल पोर्शंस को टच करेंगे। आपने अगर नोट डाउन किया हो दैट आई हैव स्किप्ड मैनी स्लाइड्स, यहाँ पर ये सारी स्लाइड्स अभी मैंने छोड़ दी हैं, तो इनको हम अभी करेंगे। लेकिन ये एक मैं चाहता हूं कि एक ही लेक्चर में आप इसको सारे को कर लो। एक आप काम कर सकते हो इसकी ज्यादा अंडरस्टैंडिंग के लिए कि जो मैं सारे लेक्चर्स अपने YouTube पर डालता हूं, तो जो पिछली बार के स्टूडेंट्स को लेक्चर पढ़ाया उसमें एक चैप्टर था दैट इज इंट्रोडक्शन, उसको सभी आप लोग देख लो एक बार, ठीक है। 1.5 आवर्स के अराउंड है इंट्रोडक्शन, उसको एक बार आप सभी लोग देख लो। तो उसके बाद हमारा ये आपको आइडिया लग जाएगा कि ये इंट्रोडक्शन है क्या। वो मैं थोड़ा फास्ट पेस पे कराऊंगा इसलिए ताकि आप हमारा सिलेबस सही स्पीड पे चले। वहां से आप एक बार उसको देख कर आना। उसको मोस्ट प्रॉब्ली हम कल क्या है, वेंसडे, हम थर्सडे नेक्स्ट वीक इंट्रोडक्शन वाले चीज को हम कवर करेंगे, ठीक है। सो उसको एक बार देख कर आना। थैंक यू, बाकी कल लेक्चर में हम मिलते हैं। थैंक यू सर। थैंक यू सर।